हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर 8 कंट्रोलिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सीबीएसई कॉमर्स। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग। Controlling is one of the essential function of management that ensures that the organization's goal are being achieved efficiently and effectively. तो कंट्रोलिंग एक एसेंशियल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। तो वो इंश्योर करता है कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, सही टेक्निक, सही स्ट्रैटेजी, सही मेथड्स के साथ हो रहा है, एंड वो काम का जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, जिसके कारण सही समय पर हम काम कंप्लीट भी कर पा रहे हैं एंड रिसोर्सेस को यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पा रहे हैं एंड मिनिमम वेस्टेजेस हो रहे हैं। It involves setting up performance standards, measuring actual performance, comparing the two, and taking corrective actions if necessary. तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोलिंग में सेटअप किया जाता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का कि जिन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही एम्प्लॉयज को काम करना है एंड एम्प्लॉयज के एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को उन सेट परफॉर्मेंसेस से मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, एंड अगर वो बेहतर होते हैं तो उन्हें और एनहांस किया जाता है, और अगर उनमें कोई कमियां होती हैं तो उनके लिए करेक्टिव मेजर्स एंड एक्शन प्लान्स किए जाते हैं, जिसके थ्रू वो परफॉर्मेंसेस को और बेहतर और अच्छे मार्केट में एनहांस कर सके। फिर आता है कंट्रोलिंग हेल्प्स मैनेजर एंश्योर दैट एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन ट्रैक एंड इफ दे आर any deviations from the planned course they are rectified promptly। तो वो इंश्योर करता है कि मैनेजर्स जो भी प्लानिंग है, जो भी प्रॉपर प्लान है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करा रहे हैं या नहीं, एंड अगर उन सेट प्लान्स में कोई डेविएशंस हैं, कोई चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस को सही तरीके से प्रॉम्प्टली, स्मूथली अपने प्रोसेसेस में इंश्योर कर रहे हैं या नहीं। तो ये चेक किया जाता है, ये कंटिन्यूअस चेक्स मेंटेन किए जाते हैं, ऑडिट्स किए जाते हैं, ताकि जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, वो सही तरीके से अचीव किए जा सके, जिसमें कोई भी इम्पैक्ट उन परफॉर्मेंसेस पे या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे ना हो। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग ensures that the organization stays on course and work towards its set objectives। तो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जहां पर वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो काम कर रही है अपने कोर्स ऑफ एक्शंस पे, कोर्स ऑफ वर्क पे, एंड वो प्रॉपर तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स उसने सेटअप करके रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजों का ध्यान देना ही एक प्रोसेस है किसका? कंट्रोलिंग का। It helps in measuring the actual performance against the planned targets and guides the organization in achieving this goals। तो ये वापस वही है कि कंपैरिजन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है उन कंपैरिजंस को, उन कंपैरिजंस के बेसिस पे एनहांस कर रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंसेस जो सेट परफॉर्मेंसेस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो उनके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, किन तरह से, किन तरीके से उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है, ये सारी चीजों को सोचा समझा और अप्लाई किया जाता है। इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास सबका एफिशिएंट यूज हो, बेहतर यूज हो, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन पर हम ध्यान से दे सकें, मैक्सिमम आउटकम्स जनरेट कर सकें एंड मिनिमम वेस्टेजेस वहां पर हो सके। थ्रू कंट्रोलिंग मैनेजर्स कैन ट्रैक whether the resources are being used effectively or not। This helps in preventing wastages and ensuring that all resources, whether human, financial or material, are optimally utilized। तो ये चेक करता है कि भाई सारे रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, एंड उन्हीं रिसोर्सेस के थ्रू हम बेहतर से बेहतर आउटकम्स जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आता है हमारे पास इंप्रूविंग परफॉर्मेंसेस। Regular monitoring and evaluation of performance enable managers to identify areas where improvements are needed। It helps in setting higher benchmarks and striving towards continuous improvement। तो रेगुलर मैनेजर्स क्या करते हैं? चेक करते हैं,
मैनेजर्स उन चीज को इवेल्युएट करते हैं, मैनेजर्स उन चीज का डेटा मेंटेन करते हैं कि लोगों की परफॉर्मेंसेस एनहांस हो रही हैं या नहीं। अगर एनहांसमेंट नहीं है तो उसे और बेहतर कैसे किया जाता है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। अगर लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें और मोटिवेट एंड एनहांस किया जाता है कि वो और बेहतर परफॉर्मेंसेस मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो और अच्छे तरीके से हम अचीव कर सकें। फिर आता है हमारे पास facilitating coordination. Controlling ensures that all departments and employees are working towards the common organizational goals, fostering coordination between various levels of management. तो कंट्रोलिंग यही इंश्योर करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, वो सेट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड उन्हीं के फॉलोअप के कारण वो ये भी चेक करता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है या नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन में कमियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बिलो द पार परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंसेस डज नॉट मैच द प्लान्ड परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स taking corrective measures. These actions could be in the form of revising the plans, changing the strategies or reallocating resources to achieve the desired outcomes. अब जब actual performances set standards, set performances से meet नहीं होते हैं तो कुछ plans of actions आते हैं जिनको पूरे सिस्टम में, मैनेजमेंट में लाया जाता है। इसको लाने से क्या होता है कि चेंजेस एमर्ज होते हैं, उन चेंजेस के कारण परफॉर्मेंसेस और एनहांस हो सकती है। तो करेक्टिव मेजर्स के लिए हमें बताया गया है या तो स्ट्रैटेजीज को चेंज किया जाता है, या तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किए जाते हैं, या तो अपने प्लान को फिर रिवाइज किया जाता है कुछ जरूरी चेंजेस के साथ, जिनके कारण मैनेजमेंट में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये स्टेप्स दिए गए हैं जहां पर प्रोसेसिंग के प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हमारे सामने मेंशन्ड होंगे। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग इज सेटिंग क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहला स्टेप जो है वही हमें क्लियर कर देता है कि यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की, कि परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या सारी चीजें हमारे सामने होने चाहिए। सारे टिक बॉक्स हमारे सामने आ जाएंगे कि एक परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय का हमें किस हिसाब से मेंटेन करना है एंड वो एम्प्लॉय उन चीजों पर कैसे काम कर रहा है। फिर आता है हमारे पास दिस स्टैंडर्ड्स एक्ट एज अ बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, बेंचमार्क्स की तरह ऐड करते हैं कि यहाँ पर हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं एंड यही सेट स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए एक एम्प्लॉय को वैसा काम करना पड़ेगा। अगर वो वैसा काम नहीं कर रहा है तो वो बिलो द परफॉर्मेंस काम कर रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि उससे वो नौकरी से निकाल भी दिया जाए या उसका रिप्लेसमेंट उस काम के लिए ले आया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में सेट अ सेल्स टारगेट ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ मंथ फॉर इट्स सेल्स टीम। तो एक सेल्स टीम को 10,000 यूनिट्स का टारगेट दिया जा सकता है उसके सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा एज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि आपको इन्हें 10,000 यूनिट्स मार्केट में सेल करने हैं, एंड अगर आप नहीं करते हैं तो आप सेट स्टैंडर्ड्स के बिलो परफॉर्म करेंगे। फिर आता है हमारे पास मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। वंस द स्टैंडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर दूसरा स्टेप यही आता है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करके रख दिए हैं, अब एक्चुअल परफॉर्मेंसेस उन्हें मीट कर रही हैं या नहीं, तो वहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है एंड उसी के हिसाब से देखा जाता है कि वो सही तरीके से हमारे सेट स्टैंडर्ड से मीटअप हो रही हैं या नहीं। इन रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो प्रॉपर रिपोर्ट्स मेंटेन की जाती है, डेटा एनालिसिस किया जाता है एंड फीडबैक सिस्टम्स प्रिपेयर किया जाता है, जिनके बेसिस से एक एंड आउटकम हम जनरेट करते हैं जो हमें हेल्प करता है एक प्रॉपर कंक्लूजन के लिए कि सेट स्टैंडर्ड्स एक्चुअल स्टैंडर्ड्स से मीट हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 1 month द कंपनी मेजर्स हाउ मेनी यूनिट्स वर एक्चुअली सोल्ड।
तो एक कंपनी ने अपने टारगेट सेट कर दिए हैं मंथ के लिए, बट उस मंथ के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में उनकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया है एंड उन्होंने एक्चुअली कितने गुड्स मार्केट में सेल किए हैं। फिर आता है हमारे पास कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। इन दिस स्टेप मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड किया। अब आता है कंपैरिजन की बात कि सेट स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीटअप कर रहे हैं या नहीं, वो एक इक्वल स्केल पर है या नहीं। अगर कम ज़्यादा है तो वो क्या रीजंस है जिनके कारण वो एक डिस्पैरिटी में जा रहे हैं। If the actual performance matches the standards, the process continues without any change. अगर दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं तो उनमें उस प्रोसेस में, उस फ्रेमवर्क में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता एंड उसे कंटिन्यूसली फॉलो करवाया जाता है। इफ देयर इज अ डेविएशन, करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड। अगर कोई डेविएशंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई एरर्स होते हैं, तो वहां पर एक्चुअल करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जिसके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स और एरर्स को ओवर परफॉर्म कर सकें। For example, if the sales target of 10,000 unit is not met and only 8,000 units were sold, there is a deviation of 2,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अगर 10,000 यूनिट्स के टारगेट थे एंड खाली 8,000 यूनिट्स का सेल्स हुआ है, तो 2,000 यूनिट्स का सेल्स ना होने के कारण पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे एंड उन्हीं को चीज़ों को इवेलुएट करेंगे कि वो 2,000 यूनिट्स क्यों नहीं सेल हो पाए एंड उसके लिए हम क्या करेक्टिव मेजर्स एंड एक्शंस ले सकते हैं, उन्हें डिसाइड करके अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। फिर आता है हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशंस। इफ डेविएशंस एग्जिस्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द रीजंस बिहाइंड द डिस्क्रिपेंसीज। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है, जो हमें समझ में आ रही है, देख रहे हैं कि इसके कारण एरर्स हो रहे हैं या इसके कारण हमारे सेट स्टैंडर्ड्स मीटअप नहीं हो पा रहे हैं, तो हम एनालाइज करेंगे एंड उसके हिसाब से ही वो करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस को अप्लाई करेंगे जहां पर हम सेट स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। फॉर इंस्टेंस, इफ सेल फेल शॉर्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट मार्केटिंग, द रीजन फॉर द डेविएशन इज आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर अगर सेल्स हमारा नहीं हो पाया है एंड रीजन जो है वो मार्केटिंग के कारण हो रहा है कि मार्केटिंग में हमने उतना ध्यान नहीं दिया या मार्केटिंग में उतना स्पेंड नहीं किया, तो वहां पर हमारे पास रीजन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ड्यू टू द शॉर्टकमिंग ऑफ the marketing department, the sales fell down. फिर है लास्ट स्टेप हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यहाँ पर प्रॉब्लम्स, सेट स्टैंडर्ड्स हमें पता थे, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस हमने इवेलुएट कर लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस एंड सेट स्टैंडर्ड्स को हमने कंपेयर कर लिया, फिर डेविएशंस जो थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिए। अब आता है लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर हम अपने लिए सेट करेक्टिव एक्शंस प्लान्स देखेंगे जिनके कारण हम अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को बेहतर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे एंड ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। द फाइनल स्टेप इज टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस एनी डेविएशंस एंड ब्रिंग द परफॉर्मेंस बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि भाई जो भी एरर्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। अब उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे एक्शन प्लान्स को लाया जाएगा एंड उसे फॉलो अप किया जाएगा आगे के प्रोसेसेस में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सके। फॉर एग्जांपल, द कंपनी में लॉन्च अ प्रमोशनल कैंपेन टू इंक्रीज सेल्स। तो कंपनीज प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च करती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, ताकि लोगों में वो सारी बातें कॉमन हो जाए, उनका प्रोडक्ट कॉमन हो जाए, उनकी सर्विसेज कॉमन हो जाए एंड जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मार्केट में कर सके। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंट्रोल, preliminary control or feed forward control. This type of control is exercised before the work begins. It focuses on ensuring that the resources and plans are in place before starting the work. तो इस प्रोसेस में यहाँ पर काम शुरू होने के पहले ही ये कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है कि जो काम करने का कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही है या नहीं, जो प्लान्स है वो सही है या नहीं, एंड उसी के हिसाब से उसे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है ताकि शुरुआत ही हमारी बेहतर हो, शुरुआत में ही हमसे कोई दिक्कत या गलतियां ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अ कंपनी में कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू एंश्योर दैट देयर इज अ डिमांड फॉर द
प्रोडक्ट। तो एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले कंपनी मार्केट एनालिसिस करेगी, कंपनी मार्केट रिसर्च करेगी कि उनके प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है या नहीं, उस प्रोडक्ट का मार्केट में कितने सप्लायर्स है, ये सारी चीज को वो देखेगी, जानेगी और इंश्योर करेगी। फिर आता है हमारे पास concurrent control. Concurrent control involves monitoring activities while they are happening. It helps in making adjustments in real time to ensure that performance aligns with the plan. For example, a manager may observe a manufacturing process in real time to ensure that the production is moving as per the plan. अब ये क्या होता है कि जब प्लान शुरू कर दिया जाता है तो उस टाइम पर ही कंट्रोल मेंटेन किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल मेंटेन किया जाता है एंड देखा जाता है कि वो काम उस सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सेट पाथवे के हिसाब से चल रहा है या नहीं। एंड उन्हीं कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कंट्रोल। फिर आता है पोस्ट एक्शन कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल। This control takes place after the work has been completed. It involves evaluating the performance after the task or project is finished and taking corrective actions if necessary. For example, after the end of a financial quarter, a company may assess its sales performance and then analyze the causes of any shortfalls. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम कंप्लीट होने के बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस हैं, जो एक्चुअल सेल्स हैं, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, उनका कंप्लीट रिपोर्टिंग किया जाता है। उन रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाता है कि वो सेट स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर रहे हैं या नहीं। अगर मीटअप कर रहे हैं तो वही प्रोसेसेस को फिर से फॉलो किया जाएगा, कंटिन्यूसली आगे भी लेकर चला जाएगा। अगर उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या वो सेट स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं कर पा रहे हैं तो रीजंस ढूंढे जाते हैं कि भाई क्या रीजंस हो सकते हैं कि सेट स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसी के थ्रू वो सारी चीजें चलते रहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल 1, IT company, an IT company sets a target to complete a software development project within 6 months. During the project, the manager continuously monitors the progress of the project, checks the time spent on each task and compares it with the initial plan. If any task is delayed, the manager may allocate more resources to speed up the process and bring the project बैक ऑन शेड्यूल। अब एक आईटी प्रोजेक्ट है जिसको एक आईटी कंपनी है जिसे एक आईटी प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसका मैनेजर इंश्योर करेगा कि हमने एक टाइम फ्रेम बनाया है, हमने एक प्लान बनाया है, वो प्लान के हिसाब से ही हमारा काम हो रहा है या नहीं। अगर काम उस टाइम फ्रेम और प्लान के हिसाब से चलते जा रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर काम उससे डिलेड चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो वो इंश्योर करेगा कि वो यूजफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जिसके थ्रू वापस वो काम ट्रैक पर आ जाए एंड अपने इनिशियल प्लान पर ही फोकस्ड होकर चले। तो ये बेसिकली करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी एरर कॉज हो रहा है या डिले कॉज हो रही है, जिसके कारण से वो कंट्रोल मेंटेन करके प्रॉपर काम को प्रॉपर टाइम पर ही खत्म करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल 2, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट manufacturing company sets a target of producing 500 units per day. After a week, the manager reviews the production numbers and finds that only 450 units are being produced per day. अब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेट टारगेट है कि 500 यूनिट्स पर डे बनाने हैं, मगर एक हफ्ते बाद जब मैनेजर एनालाइज करते हैं, मैनेजर कंपेयर करते हैं सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो उन्हें पता चलता है कि 500 यूनिट्स पर डे की जगह 450 यूनिट्स ही पर डे बन रहे हैं। तो वहां पर वो एनालाइज कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती है जिसके वजह से हम 50 यूनिट शॉर्ट काम कर रहे हैं एंड आगे हम कैसे काम को एनहांस कर सकते हैं ताकि हम 500 का टारगेट पर डे अचीव कर सके। Upon investigation, it is discovered that machinery breakdowns are causing delays. The company takes corrective action by repairing the machines promptly and increasing working hours, which helps the company to achieve the target. अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्या रीजंस हैं जिसके कारण 450 यूनिट्स ही बन रहे हैं, 50 यूनिट्स पर डे शॉर्ट हो रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मशीनरी ब्रेकडाउन्स हैं, वो मशीनरी ब्रेकडाउन्स को ठीक करते हैं, वो एक्स्ट्रा एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड वो वापस कोशिश करते हैं कि जो उनके सेट स्टैंडर्ड्स हैं वही फॉलो हो एंड पर डे की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 500 यूनिट्स की हो जाए। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल 3, रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस सेट्स अ मंथली सेल्स टारगेट फॉर इट्स एम्प्लॉइज। एट द एंड ऑफ द मंथ इट रिव्यूज द actual sale numbers and finds that the sales team did not meet the target. The business manager analyzes the situation and finds that poor marketing efforts and lack of training are the main issues.
the business takes corrective action by launching an advertisement campaign and providing training to the sales team. तो एक रिटेल आउटलेट में सेल्स टीम होती है, सेल्स टीम को टारगेट दिया जाता है कि पर मंथ आपको इतनी सेल्स करनी है। मंथ कंप्लीट होने के बाद उनके एक्चुअल सेल्स को सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, पता चलता है कि उनकी एक्चुअल टीम ने काफ़ी कम सेल्स किया है। फिर ये एनालाइज किया जाता है, ये इवेलुएट किया जाता है कि वो कम सेल्स होने का रीज़न क्या है। तो रीज़न में ये पता चलता है कि उनकी टीम के पास जो एफर्ट्स वो ले रहे हैं सेल्स करने के लिए वो भी कम है, प्लस जो मार्केटिंग कैंपेन्स उन प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए वो भी कम हो रही है। तो ये रिटेल आउटलेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो मार्केटिंग कैंपेन करें उन प्रोडक्ट्स के लिए, प्लस अपने एम्प्लॉयज़ को उन प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेन करें, डेवलप करें, ताकि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उन प्रोडक्ट्स को लेकर सामने कस्टमर्स को पिच कर सकें और उन्हें सेल बढ़ाकर दे सकें। Conclusion: controlling is an essential function of management that ensures organizations are on track to achieve their goals by setting performance standards, measuring actual performance, analyzing deviations, and taking corrective actions. Organization can enhance their performance and work efficiently towards their objectives through continuous monitoring and adjustments. Controlling not only helps in managing day-to-day activities but also fosters long-term growth. तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक एक्चुअल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं उन एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को इवेलुएट किया जाता है उन सेट स्टैंडर्ड्स के साथ जो हमने अपने प्लान्स के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के हिसाब से सेट कर रखे हैं। फिर देखा जाता है कि अगर उनमें कोई डेविएशंस हैं, कोई दिक्कतें हैं, एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें एनालाइज किया जाता है, उन एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके लिए एक करेक्टिव सेट ऑफ प्लान ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब वही करेक्टिव सेट ऑफ प्लान को वापस इंप्लीमेंट किया जाता है पूरे प्रोसेस में, एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या चेंजेस हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीटअप हो रहे हैं या कि नहीं, ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करके हम बेहतर रिजल्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का, हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं एंड इन्हें ही फॉलो अप कराकर हम अपने परफॉर्मेंसेस को और भी अच्छा एनहांस कर सकते हैं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके डिटेल एनालिसिस के वीडियोज़ हम अपने चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड दिक्कतें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम ये जर्नी साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।